नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें और चौधरी देवीलाल की कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कवारी। दोस्तों, चौधरी देवीलाल जी के परिवार में चुनावी राजनीति में उतरने का जो रिकॉर्ड है वो दरअसल उनके बड़े भाई साहबराम स्याग जी के नाम है। देवीलाल जी आजादी के आंदोलन में सक्रिय हुए और कांग्रेस में अच्छी खासी पेट भी उन्होंने बना ली, लेकिन 1938 में जब उत्तरी हिसार ग्रामीण सामान्य सीट पर बाई इलेक्शन हुआ तो उस समय देवीलाल जी की जो चुनाव लड़ने की उम्र है उसमें 6 महीने बाकी थे। इसलिए उनके जो बड़े भाई हैं साहबराम जी, उनको कांग्रेस ने चुनाव में टिकट दी और सिसाई गांव के प्रसिद्ध चौधरी लाजपत राय जी को हराकर वो एमएलसी बने। ये चुनाव लाला आत्माराम के चुनाव के रद्द होने की वजह से हुआ था और इत्तेफाक देखिए दोस्तों कि अपने पहलवान दोस्तों के साथ लाला आत्माराम को चुनाव में चौधरी देवीलाल ने ही जितवाया था, लेकिन लाठियों और लड्डुओं की बरामदगी होने के सबूत के चलते हाईकोर्ट ने लाला आत्माराम का चुनाव रद्द कर दिया था और इस रद्द चुनाव के बाद कांग्रेस ने उनके भाई साहबराम को यहां से टिकट दी और वो चुनाव जीत गए। दोस्तों, अगर उस दौर की बात की जाए तो उस दौर में देश में कांग्रेस की जो राजनीति थी उसमें गांधी जी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का बोलबाला चल रहा था। युवा देवीलाल के दिल में देश की कुर्बानी देने का जज्बा कूट कूट कर भरा था और हर मौके में वे खुद को आगे रखने की इच्छा रखते थे। इन्होंने गांधी जी से सत्याग्रह करके गिरफ्तार होने की इजाजत मांगी, लेकिन गांधी जी की तरफ से वो इजाजत नहीं दी गई। असल में गांधी जी व्यक्तिगत रूप से हर एक सत्याग्रही की परीक्षा लेते थे और संत विनोबा भावे जो थे वो गांधी जी के सत्याग्रह की पहली कड़ी थे। ज्यादातर समय में गांधी जी इस सत्याग्रह के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को ही स्वीकार करते थे और देवीलाल इस श्रेणी में नहीं आते थे क्योंकि वो जनप्रतिनिधि नहीं थे। इसलिए इस इलाके से जब सत्याग्रह की बात आई तो गांधी जी ने इनके बड़े भाई साहबराम जी का नाम चुना और वो पंजाब विधानसभा के उस समय सदस्य थे ही, एमएलसी उसमें बोला जाता था उनको। और चौधरी देवीलाल ने चौटाला से चंडीगढ़ किताब के जो लेखक हैं डॉक्टर राजा राम, उसमें खुद इस संबंध में बहुत अच्छे से इस प्रश्न को बताया है और उनके अनुसार जिस दिन उनके बड़े भाई साहबराम को सत्याग्रह करने के लिए चौटाला से विदाई दी जानी थी, उसी दिन गांव के गांधी चौक में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। इनके पिता चौधरी लेखराम का मन चिंताओं में डूबा हुआ था कि बेटा गिरफ्तार होने जा रहा है और जैसे ही साहबराम जुलूस के आगे आगे चौटाला से चले तो इनके पिताजी लेखराम स्याग जी को ऐसा सदमा पहुंचा कि वो अधरंग के शिकार होकर वहीं गिर गए। चौधरी साहबराम सच्चे सत्याग्रह की भांति आगे बढ़ते रहे। उनके पिताजी की देखभाल का काम दूसरे लोगों ने ही किया। चौटाला से लगभग 100 मील दूर सदलपुर गांव में सत्याग्रह करते हुए चौधरी साहबराम को गिरफ्तारी देनी थी और यहां तक पैदल यात्रा में अनेक गांव रास्ते में आए और देशभक्ति की भावनाओं के प्रचार प्रसार के लिए गांधी जी द्वारा इस प्रकार की योजना उनकी दूरदर्शिता की परिचायक थी दोस्तों। और पूरे देश में ये सत्याग्रह उस समय चल रहे थे और चौधरी देवीलाल भी अपने तरीके से जो ये आज़ादी का आंदोलन था इसमें अपना योगदान दे रहे थे। और सदलपुर में जब चौधरी साहबराम को सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार किया गया तो उसमें बताते हैं कि 10,000 से भी अधिक लोग गिरफ्तारी स्थल था उस पर मौजूद थे और चौधरी साहबराम को सदलपुर से फिर हिसार जेल में भेजा गया और हिसार जेल से उनको गुजरात जेल में भेज दिया गया और बाद में उनको लाहौर जेल भेजा गया। नौजवान देवीलाल अपने भाई से मिलने अक्सर में जेल में जाते रहते थे और मुलाकात के बाद जब गांव में लौटते तो देश प्रेम का चाव चौगुना हो जाता था। उनकी कोशिश थी किसी न किसी तरीके से वो इस क्षेत्र में एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में खुद को आगे लाएं और लोगों को अपने साथ जोड़ें। 1942 में गांधी जी ने बंबई से अंग्रेजों भारत छोड़ो का इतिहास प्रसिद्ध नारे का आह्वान किया और इसकी प्रतिक्रिया के बाद भारत भर के नेता पकड़े जाने लगे और सारा देश अंग्रेजों के अत्याचार से हाहाकार कर उठा। और इस मौके पर चौधरी देवीलाल के अनुसार पंजाब एक ऐसा प्रांत था जो बहुत शांत था और जैसे कि हिंदुस्तान में घटने वाली ऐतिहासिक घटनाओं से उसका कोई संबंध ना रहा हो। इसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि पंजाब में तब यूनियनिस्ट पार्टी का बोलबाला था और यूनियनिस्ट पार्टी के इशारे पर पंजाब चलता था और सर छोटू राम हरियाणा क्षेत्र के इतने बड़े नेता थे कि लोग कांग्रेस के साथ जुड़ ही नहीं पा रहे थे। देवीलाल जी के दिमाग में इस समय एक नया आइडिया आया और देवीलाल जी ने
अपने साथियों के साथ मिलकर पहले सिरसा तहसील के जो रोड़ी और रानी और डबवाड़ी थाने हैं उन पर हमला करके वहां से हथियार छीनने की योजना बनाई। इस योजना के पीछे देश प्रेम था और ये था कि इससे अखबारों में सुर्खियां बनेंगी और लोगों में जागरूकता आएगी। लेकिन जब इस योजना पर गंभीरता के साथ विचार किया गया तो उनके साथियों ने कहा कि हम ये काम कर तो देंगे, लेकिन इसकी वजह से जो जुल्म अंग्रेज पुलिस हमारे परिवारों पर, गांव वालों पर ढाएगी, उसकी वजह से लोगों में डर और दहशत पैदा होगी और आज़ादी का आंदोलन पीछे जाएगा। तभी उन्होंने ये योजना बदली। इसके बाद एक दूसरी योजना बनाई गई दोस्तों, और वो पुलिस और जो रेल है उसके लिए बहुत मुसीबत का सबब बनी। अबोर निवासी सिकंदर नाथ चौधरी देवीलाल के साथी होते थे। वो चौटाला गांव में उनके साथी मौजूद रहते थे और एक योजना उनसे मिलके बनाई गई कि चौटाला में 50 वॉलंटियर इस योजना में शामिल किए गए और करते ये थे कि रोज चौटाला से बठिंडा 7 जो वॉलंटियर थे वो जाते थे और ये 7 वॉलंटियर अलग अलग दिशा में जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठ जाते और जब रेलगाड़ियां स्टेशन से दूर चली जाती तो फिर चैन खींचकर उनको रोक देते थे। जब टीटी या पुलिस के अधिकारी आकर पूछते तो वो साफ साफ बताते कि चैन मैंने खींची है, मेरा नाम ये है और मैं कांग्रेसी हूँ और चौधरी देवीलाल हमारा नेता है। कुछ दिन तक ये क्रम चलता रहा और देवीलाल जी को पुलिस फिर ढूंढने लगी कि ये देवीलाल कौन है जिसके इशारे पर रोज रेलगाड़ियां रुक रही हैं। और चैन खींचना दोस्तों उस समय बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। रेल व्यवस्था को बनाए रखने वाले अधिकारी इस असहयोग की इस योजना से बहुत तंग आ गए थे और पुलिस सतर्क हो गई थी कि जहां देवीलाल मिले उसको धर दबोचो। देवीलाल सरलता से पुलिस के हाथों में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए भूमिगत होकर अंग्रेजों के खिलाफ गांव में जलसों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया करते थे और अपने साथ घोड़ा रखा करते थे। इसी बीच चौटाला गांव में बीमार पिता चौधरी लेखराम की चिंताओं ने भी आ घेरा था और बड़ी मुश्किल से छिपते छिपाते कभी कभार अपने पिता से मिलने का उनको मौका मिलता था। देवीलाल एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव में भागते रहे और पुलिस पीछे लगी रही और एक दिन जांडवाड़ा गांव में वो एक जलसा कर रहे थे और अचानक जमादार खान नामक एक थानेदार जो था वो 2-3 सिपाहियों के साथ इन्हीं खोज में आ धमका। जब उसने देवीलाल को देखा और हिरासत में लेने की कोशिश की तो देवीलाल ने कहा कि थानेदार साहब थोड़ा रुक जाओ, मैं भागने वाला नहीं हूँ, आप वहीं खड़े रहो, मैं भाषण देने के बाद आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। इसके बाद थानेदार अपने सिपाहियों के साथ वहाँ खड़ा हो गया और देवीलाल जी मजबूत कदकाठी के आदमी थे, आपने देखा होगा बुढ़ापे तक वो बहुत भारी भरकम शरीर के मालिक थे, पहलवानी जवानी में की थी। और इस भाषण देते देते देवीलाल सोचते रहे कि मैं कैसे भागूं और इस चक्कर में भाषण भी थोड़ा लंबा करना पड़ा और अचानक उनकी नज़र सामने एक आदमी पर पड़ी जिसके हाथ में एक लाठी थी, क्योंकि आदमी पैर से विकलांग था और वो लाठी का इस्तेमाल करता था। अचानक देवीलाल ने झपट्टा मारकर उससे हाथ से लाठी छीन ली और केवल डराने के लिए थानेदार की तरफ लाठी लेकर लपके। अब 6 फुटा एक पहलवान टाइप का आदमी अपनी तरफ आए तो आदमी को डर लगता है और सिपाहियों समेत जो थानेदार साहब थे वो जान बचाकर वहां से भागे और देवीलाल ने मौका पाकर सरपंच गंगाजल के दरवाजे से खड़ी अपनी घोड़े की लगाम संभाल ली और खेतों की तरफ भाग निकले। रास्ते में अपने उनका दोस्त एक बस्ती था, वो उनसे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने जल्दी से अपने जो कपड़े हैं वो बस्ती के साथ बदल लिए और घोड़े पर सवार होकर दूसरी दिशा में भाग निकले। जब बस्ती चौधरी देवीलाल के कपड़े पहनकर चला तो पुलिस उसको देवीलाल समझकर पीछे पीछे लग गई और देवीलाल छिपते छिपाते कलवाणा गांव में पहुंचे और रात को इन्होंने वहां पर जलसा किया और सूरज निकलने से पहले घोड़े पर सवार होकर रानिया के पास फिर ओटू हेड पर चौधरी देवीलाल पहुंच गए। उन दिनों घग्गर दरिया जो था वो उफान पर था, बहुत पानी उसमें था और वो इसको पार करके राजस्थान की सीमा में जाना चाहते थे, लेकिन दरिया पर पुल की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए घोड़े को पानी में उतारा गया और कुछ दूर पानी में जाने पर लगा कि पानी इतना गहरा है, इतना तेज उसका प्रवाह है कि कहीं जवानी के जोश में अपनी और घोड़े की जान न गवा दूं और अभी ज़िंदगी में बहुत काम करना बाकी है, इसलिए वो फिर वहाँ से वापस लौट आए और ये सोचकर अपने घोड़े की लगाम मोड़ दी कि दरिया जब तट पर थोड़ा पानी कम होगा तब तक फिर कोशिश करूँगा। और उधर चौटाला गांव में जो इनके पिताजी थे वो रोज़ रोज़ पुलिस के आने की वजह से और अपनी बीमारी की वजह से बहुत परेशान थे, ऊपर से बहुत अफवाहें चला करती थी। कोई कह देता था कि तब तो व्हाट्सएप या फ़ोन थे नहीं,
तो आपस में जो लोग कहते थे वो बात तो ऐसे फैलती थी, तो लोग कहते थे कि सरकार ने तंग आकर देवीलाल को तो गोली मारने का हुक्म दे दियो है। और बाप को इससे बड़े परेशानी होती। उन्होंने सारे रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को संदेशा भिजवाया कि जहाँ भी ये देवीलाल कहीं मिल जाए तो उससे कहना कि तुमने अपने बाप की जान को फंदे में डाल रखी है, अपने और अपने बाप की भलाई चाहते हो तो सरकार के सामने पेश हो जाओ। उधर जो थानेदार थी, पुलिस थी, वो घोड़े पर देवीलाल का पीछा करती रही और सरकार का जो दबाव था वो देवीलाल को पकड़ने के लिए बढ़ता जा रहा था। और आखिर में चौधरी देवीलाल को उनके काका के लड़के होते थे भाई गणपत, उन्होंने और जो थानेदार ने बीच में एक मध्यस्थता की और उसकी वजह से फिर देवीलाल गिरफ्तार होने के लिए माने। देवीलाल ने थानेदार से कहा कि मैं गिरफ्तार हो सकता हूँ, हो जाऊँगा, लेकिन पहले मेरे इलाके के कम से कम 11 जो वॉलंटियर हैं वो सरकार की, अंग्रेज़ों की नीतियों के खिलाफ अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे तो मैं बार वहाँ शामिल हो जाऊँगा। और इसके बाद चौटाला गांव के हुक्मा मांझू थे, लेखराम कुम्हार थे, रामलाल बिश्नोई थे, कुल 1 दर्जन आदमियों ने देशभक्ति के नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारियां दी। और यहीं पर जीवन में उनकी पहली बार फिर चौधरी छोटूराम से भी चौधरी देवीलाल का मुकाबला होना लिख रखा था। और वो एक ऐतिहासिक बात है दोस्तों, और उसकी वजह से एक सर छोटूराम ने एक भविष्यवाणी भी चौधरी देवीलाल के बारे में की थी जो आगे चलकर सच भी साबित हुई। कल हम चौधरी देवीलाल से उनकी मुलाकात और उस भविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे दोस्तों 3 बजे। आज ये इतना प्रसंग था। चौधरी देवीलाल की कहानियों को जानते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत कम बातें ऐसी हैं जो खुद उन्होंने अपने मुंह से बताई हैं, और ऐसी चीज़ें दर्ज हैं लेकिन हमें पता नहीं है, और समय के साथ उन चीज़ों में मिलावट बहुत आ गई है। तो मूल बातें जानते हुए अच्छा लगता है। 3 बजे फिर मुलाकात होगी चौधरी छोटूराम और चौधरी देवीलाल के आमने सामने की कहानी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, बने रहिए राजनीति की बातों में 3 बजे। नमस्कार।